हेलो एवरीवन। इन दिस विल डिस्कस पार्ट बी कॉग्निटिव थियरीज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर पहली है इनसाइट थियरी या गेस्टाल्ट थियरी। वेयर एज द बिहेवियरिस्ट प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन लर्निंग which occurs as a result of placing the stimulus and the response in close relationship। जो SR रिलेशनशिप थी उसके अकॉर्डिंग पहली जो ए थी बिहेवियरिस्ट की, दूसरी कॉग्निटिव थियरीज थी, पहली बिहेवियरिस्ट की थी। तो पहली हमने बिहेवियरिस्ट वाली की, उस सब में क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर जो रिलेशनशिप था उसके अकॉर्डिंग वो मानते थे कि लर्निंग होती है। जबकि जो गेस्टाल्ट स्कूल था वो बिलीव करता था, वो विश्वास करता था कि लर्निंग अकर्ड बाय इनसाइट। लर्निंग जो है वो इनसाइट से होती है। दे आर्ग्यूड, उन्होंने इस बात का मतलब बहस की, आर्ग्यू किया, इस बात पर जोर दिया दैट solutions of human problems cannot be reached by a bit approach in place of the SR approach। they brought in the idea of insight। उनका क्या मानना था कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उन तक बिट बाय बिट करके नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाया जा सकता। उसकी बजाय एसआर जो अप्रोच थी उनकी, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप वाली अप्रोच थी, उसकी बजाय वो क्या आइडिया लेकर आए, वो आइडिया लेकर आए इनसाइट का। ए ग्रुप ऑफ जर्मन साइकोलॉजिस्ट्स लेड बाय मैक्स वर्दीमर 1880 to 1943, वॉल्फगैंग कॉलर 1887 to 1967 एंड कोर्ट कॉफका 1886 to 1941, इन सब की अगुवाई के अंदर became very much dissatisfied with SR connection as the explanation of the processes as the proper subject for study, and they advocated that we perceive and think of wholes rather than the SR theory assumption which claims that everything we see or think is put together of tiny pieces like those of a जिग्सॉ पजल। एक ग्रुप था जो इन तीनों जर्मन साइकोलॉजिस्ट्स के नेतृत्व में, उसने क्या किया, वो जर्मन मनोवैज्ञानिकों का ही समूह था और उसने जो एसआर कनेक्शन था, जैसे कि प्रतिक्रियाओं की व्याख्या या जैसे कि आप कह सकते हो अध्ययन के लिए उचित सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों का, और उन्होंने इस बात की वकालत की कि हम होल के बारे में सोचते हैं बजाय एसआर थियरी की। जो एसआर थियरी है उसकी बजाय हम होल के बारे में सोचते हैं, और इसकी बजाय एसआर थियरी जो थी उसकी धारणाओं के जो ये दावा करती थी कि हम जो भी देखते हैं या सोचते हैं वो किसी जिग्सो पजल की मतलब जो है ना पीसेस की तरह इंफॉर्मेशन रखी जाती है। यानी ये मानते थे जो इनसाइट वाले हैं कि भाई जो भी लर्निंग होती है वो पूरी की पूरी एज अ होल होती है। जबकि एसआर अप्रोच में क्या माना जाता था कि जो लर्निंग होती है वो बिट बाय बिट होती है, थोड़ी थोड़ी करके होती है, और उसे फिर एक साथ रखकर एक जो व्यवहार बनता है वो बन जाता है। ये जबकि कहते थे कि जो भी लर्निंग होती है वो पूरी की पूरी एक साथ होती है। गेस्टल्ट इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग पैटर्न, शेप, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। गेस्टाल्ट क्या है, ये जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है या तो पैटर्न या शेप या फॉर्म या कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है हमारा भाई पीसी है, किस किस चीज़ से बना है, कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क है, क्या क्या मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे बना है वो, तो उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कोई चीज़ कैसे बनी है, दैट इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट थिंग। तो इसमें पैटर्न, शेप, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका मीनिंग होता है गेस्टाल्ट का। The Gestalists believed that individual react to pattern of his own perceptions when he faces a problem based upon condition in the environment। When organism struggles with a problem, the solution may come to him all of a sudden। This quick response in perception is called insight। वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि जब भी इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये जो गेस्टलवादी थे इनका यही मानना था कि जब पर्यावरण में स्थिति के आधार पर
कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इंसान जो है वो अपनी धारणाओं के पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है, और जब जीव किसी समस्या से संघर्ष करता है तो समस्या का समाधान जो है वो अचानक उसके पास आ जाता है। जो भी समाधान होता है, ये जो क्विक प्रतिक्रिया है परसेप्शन में, इसी को इंसाइट कहा जाता है। मतलब जब वो अचानक से वो चीज आती है, दैट इज नोन एज सॉरी उसे परसेप्शन में इंसाइट कहते हैं, दैट इज नोन एज इंसाइट। मतलब अचानक से जब ये चीज होती है, ये प्रतिक्रिया होती है, तो उसे इंसाइट कहते हैं। हेंस द गेस्टालिस्ट्स research focus was mainly in the field of perception। इसलिए जो गेस्टालिस्ट थे उनकी रिसर्च का मुख्य फोकस क्या था? परसेप्शन का क्षेत्र था। परसेप्शन हियर रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस occurring in the brain of organism leading to the organization and interpretation of sensory information received from given stimulus or stimuli। Perception mechanisms include analysis, synthesis, integration of sensory information। तो यहाँ पर जो है परसेप्शन, यहाँ जो जीव हैं उनके मस्तिष्क में होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है, यानी उसको ये रेफर करती है। और ये जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ये संगठन को प्रेरित करती है और उद्दीपक या उद्दीपकों से प्राप्त संवेदी जानकारी की व्याख्या करती है। परसेप्शन मैकेनिज्म में विश्लेषण, संश्लेषण और संवेदी जानकारी का एकीकरण शामिल होता है। आगे क्या कहते हैं? ए series of experiments were conducted during 1930 to 1917 at Canary Island by Wolfgang Kohler using hungry chimpanzees placed in a problem-posing situation. It was published in his book named Mentality of Apes, 1925. A typical Gestalt experiment went this way। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए 1913 से 1917 के बीच में। कहाँ पे? कैनरी आइलैंड पे। किसके द्वारा? वोल्फगैंग कॉलर के द्वारा। यानी वोल्फगैंग कॉलर ने कैनरी आइलैंड पर 1913 से 1917 के बीच में भूखे चिंपैंजियों के साथ बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुए उनकी बुक में मेंटेलिटी ऑफ एप्स में 1925 में पब्लिश हुई थी। तो किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता था वो एक बार देखिए। इसके अंदर होता क्या था कि एक जो चिंपैंजी था उसे पिंजरे में रख दिया जाता था। ठीक है। ए चिंपैंजी इज प्लेस्ड इन अ केज। आउटसाइड द केज इज अ बनाना पीस हैंगिंग फ्रॉम द टॉप क्लोज टू द केज। द टास्क ऑफ द एनिमल इज टू drag in the banana which is placed out of his reach without any form of aid. Inside the cage are a stick and box which the animal can use if it should so decide. The animal is placed in such a manner that it can see the stick, ये stick भी देख सकता था, the food and the box inside the cage. It is able to survey the relationship between these different objects. Initially, the problem is difficult and the chimpanzee is unable to solve it. Very little progress is made. Starting में बहुत ही कम प्रोग्रेस की जाती है। तो होता क्या है इसके अंदर? इसमें एक चिंपैंजी को एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है। पिंजरे के बाहर उसके नजदीक एक केले का गुच्छा लटका दिया जाता है, और जानवर का क्या काम है कि उसे बिना किसी की सहायता के, किसी की भी मदद नहीं लेनी है, उसे बिना किसी की मदद के उस केले के पास पहुंचना है और उनको अंदर लेकर आना है। अब पिंजरे के अंदर इन्होंने एक छड़ी रख दी, एक डिब्बा रख दिया, और जानवर को इस तरह रख दिया कि वो छड़ी देख सके, डिब्बे को देख सके और खाने को देख सके। तो इससे क्या हुआ, ये जो जानवर था वो इन विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों का सर्वेक्षण करने में सक्षम हो जाता है। तो शुरुआत में तो ये मुश्किल प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है बहुत ही पेचीदा लगती है, बहुत जटिल लगती है, और चिंपैंजी इसे हल नहीं कर पाता, और स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत ही
कम प्रोग्रेस देखने को मिलती है। द एनिमल टेक्स अनदर लुक एट द बॉक्स, वो दोबारा से डिब्बे की तरफ देखता है, द स्टिक एंड द बनाना, और स्टिक की तरफ और बनाना की तरफ, यानी उन तीनों चीजों की तरफ फिर से देखता है। फाइनली द एनिमल क्लाइम्स द बॉक्स, टेक्स द स्टिक एंड गोज फॉर द बनाना, आखिर में डिब्बे पर चढ़ जाता है, स्टिक लेता है और बनाना को ले लेता है। Later stage of the experiment makes the banana even more distant and the problem more complicated. On each occasion, the animal takes the same approach. अगली बार क्या कर दिया जाता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है, केले थोड़े से और दूर रख दिए जाते हैं, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन का जो लेवल है वो हर बार बढ़ाया जाता है। तो ये क्या कहता है, ऑन ईच ओकेजन द एनिमल टेक्स द सेम अप्रोच, फर्स्ट सर्वेइंग द सीन एंड subsequently deciding what it needs to do. क्या अप्रोच अपनाता है वो, पहले तो सीन को सर्वे करता है, देखता है, खाने को भी देखता है, उसके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उन सब चीजों को देखता है, और फिर वो ये सोचता है, डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि अब क्या किए जाने की जरूरत है। व्हाट इज द ट्रिक, यहां पर ट्रिक क्या है? द गेस्टाल्ट explanation is that the animal, the chimpanzee, thinks well than the animals used in classical conditioning experiments. एक तो वो ये कहते हैं कि जो चिंपैंजी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो बिल्ली, कुत्ता, ये जो चीज़ें यूज़ की गई इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। He looks at the pattern of the problem and decides on an appropriate solution. वो प्रॉब्लम के पैटर्न पर कि किस तरह की ये प्रॉब्लम है उसको देखता है और फिर सही जो सोल्यूशन है उसका, उस बारे में वो सोचता है। दस इट लुक्स एट द प्रॉब्लम एज अ होल रादर देन व्यू ईच एस्पेक्ट इंडिपेंडेंटली एज ए पार्ट और बिट। तो इस प्रकार से जो चिंपैंजी है वो पूरी प्रॉब्लम को एक बार में ही देखता है, उसे एक ही समझता है, बजाय उसको टुकड़ों में देखने के या बिट बाय बिट देखने के। मतलब वो बिट बाय बिट उस चीज को नहीं समझता, पूरी की पूरी समस्या को एज ए होल जो है चिंपैंजी लेकर चलता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। द गेस्टलिस्ट हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ लॉज विच emanated from their experiments। जो गेस्टाल्ट्स हैं उन्होंने अपनी, इससे क्या बोलते हैं इसको, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे प्रयोगों से जो भी उत्पन्न हुए वो कई कानून जो है विकसित किए, यानी अपने प्रयोगों से उत्पन्न हुए कई कानून विकसित किए। तो उनमें कौन से कानून है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का कानून, समानता का सिद्धांत। इट सजेस्ट्स दैट सिमिलर वर्ड्स, नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स tend to associate in a group and are easy to recall than dissimilar ones। वो कहता है कि एक तरह के वर्ड्स हों, नंबर्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, उनको एक ग्रुप में एसोसिएट करना, रखना, जोड़ना वो आसान है बजाय जो डिसिमिलर वन हैं उनके, और फिर उन्हें दोबारा याद करना भी उतना ही आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए हम वोकैब ही करते हैं, वोकैब में अगर हम वर्ब्स कर रहे हैं 10, 20, 30, 40 वर्ब्स कर रहे हैं तो ज़्यादा इजीली, मतलब हम जल्दी याद कर पाएंगे, बजाय वर्ब्स भी हों, एडवर्ब्स भी हों, अंदर ही नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो मतलब वो अगर इस तरह के वर्ड्स होंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये ग्रुप हो गया ना, ये गोल वाले एक ग्रुप में, एक में बजाय इनके साथ में ऐड करने के, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता का जो सिद्धांत, कानून है, वो क्या कहता है? इट सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज इन शेप आर परसीव्ड एज अ ग्रुप ड्यू टू देयर नियरनेस। ये सुझाव देता है कि करीब की जो वस्तुएं हैं उनको उनके निकटता के कारण एक समूह के रूप में माना जाता है। मतलब उनके अंदर जो निकटता होती है, जैसे ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो इनको एक समूह मान लिया जाता है, ठीक है, जो एक जैसी दिखती हैं। मतलब लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर का कानून। अभी क्लोजर का कानून क्या है? इट सजेस्ट्स
द टेंडेंसी टू कंप्लीट इनकम्प्लीट पैटर्न्स, ये किस चीज को सजेस्ट करता है? एक टेंडेंसी को सजेस्ट करता है जिसमें इनकम्प्लीट पैटर्न्स को कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है। अब जैसे ये देखिए, ये पांडा के अलग अलग पार्ट्स हैं, जब ये किसी के भी बच्चे के सामने रखे जाएंगे, इंसान के सामने रखे जाएंगे, तो वो इन पैटर्न्स को पूरा कर लेगा। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ क्लोजर। फॉर इंस्टेंस वी टेंड टू परसीव इनकम्प्लीट फिगर्स एज कंप्लीट, हम इनकम्प्लीट फिगर्स को कंप्लीट फिगर्स के रूप में रिसीव कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हमारा दिमाग उनको जो है सेट कर देता है उन चीजों को। फोर्थ इन्होंने कहा है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस में, आई एम सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, इट सजेस्ट दैट आवर perceptual patterns always tend to be simple, regular and complete with no loose ends। ये जो प्रेगनेंस का जो कानून है, जिसे आप संक्षिप्तता या सार्थकता का कानून भी कह सकते हो, सिद्धांत भी कह सकते हो, ये सुझाव देता है कि हमारी जो अवधारणात्मक पैटर्न है वो सरल, नियमित होते हैं और वो बिना ढीले सिरों के पूर्ण होते हैं, यानी उनमें कोई लूज एंड्स नहीं होते। द गैप्स आर क्लोज्ड बाय द परसीवर, जो भी उसको नॉलेज को जो धारण करता है, तो धारक द्वारा जो है वो गैप जो है वो भर दिए जाते हैं। द लॉ ऑफ कोर्स ऑपरेट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस इन ऑल सेंसरी मोडेलिटीज। जो लॉ ऑफ कोर्स है, कोर्स का जो क्लोजर कहा था, लॉ ऑफ क्लोजर, ये कोर्स नहीं, लॉ ऑफ क्लोजर जो है वो ऑपरेट करता है विद ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेग्नेंस इन ऑल सेंसरी मोडेलिटीज, के जो क्लोजर का कानून है वो सभी संवेदी तरीकों में प्रेग्नेंस के सिद्धांत के साथ काम करता है। अब जैसे ये जो है, ये लॉ ऑफ प्रेग्नेंस है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये कहता क्या है कि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपको लगेगा जैसे नाक हो गया, ये बाल हो गए, ये ठोडी हो गई, ये धड़ हो गया, ठीक है, और ये टांगे हो गई, और ये हो गया जो वो सेक्सोफोन होता है, उसको ये इंसान जो है बजा रहा है, ठीक है। एक तो ये पिक्चर है। दूसरी पिक्चर अगर मैं इसको दबा लेता हूँ, ये यहाँ से इसको मैं दबा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जरा सा इसको भी मैं दबाने की कोशिश करता हूँ, तो अब आप देखिए इसमें आपको एक औरत की जो छवि है वो दिखाई दे रही होगी, एक औरत का चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब दोबारा जब भी आप देखोगे तो आपका माइंड जो है इस चीज़ को पहचानेगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ प्रेग्नेंस है, मतलब हमारा माइंड जो है बाकी के जो पैटर्न्स हैं, जो यहाँ सिर का या जो इधर गर्दन वगैरह का या ये जो चेहरे की बाउंड्रीज वगैरह, उन सब को अपने आप जो है फिल कर रहा है हमारा माइंड। तो ये होता है लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम इनसाइट लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनसाइट लर्निंग। एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशंस हैं इनसाइट लर्निंग के, वो क्या क्या हैं वो भी चलिए एक बार देख लेते हैं। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनसाइट। लर्निंग किसका प्रोडक्ट है? इनसाइट का प्रोडक्ट है। दिस मीन्स दैट इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ए चाइल्ड हैज टू सर्वे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसके सभी एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। इवन चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ मेकिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली provided they pay attention to details of the problem. Each experience that a child gets from the basis for the acquisition of further knowledge. ये जो है बच्चे जो है वो उद्दीपकों के प्रति सही प्रतिक्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है कि वे समस्या के विवरण पर ध्यान दें, उसके ऊपर सही सही ध्यान दें। बच्चे द्वारा प्रत्येक अनुभव आगे के ज्ञान के अधिकरण के लिए आधार बनता है, बेस का काम जो है करता है।
हर तरह का ज्ञान, जो भी मतलब ज्ञान बच्चा लेता है वो आगे के ज्ञान के लिए बेस का काम करता है। सिमिलरिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सिचुएशंस, जो सिमिलरिटी है, जो समानता है, जो अधिगम के अनुभव और परिस्थितियां हैं उनके बीच की जो समानता है, उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या मतलब, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव टू रीलर्न the same thing each time they encounter it. The child has to be taught how to see similarities between one experience and another. The important consideration would be to fall back on previous experience and decide what aspects of it could be used to face the new idea or problem. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हर बार हर चीज़ से जिससे उनका सामना होता है उसके सॉल्यूशन को हर बार ढूंढने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनका, उसकी जो सिमिलरिटी है वो कैसे देखी जाए इस एक्सपीरियंस के साथ। मतलब जो नई सिचुएशन आई है उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जो सिमिलरिटी है वो कैसे देखनी है, ये सिमिलरिटीज़ को कैसे पहचानना है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है, वो है कि उसे ये सिखाया जाना चाहिए कि वो किस तरह से प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसको देखेगा और निर्णय करेगा कि ये जो आइडिया या प्रॉब्लम है इसको फेस करने के लिए इस प्रीवियस एक्सपीरियंस के किस एस्पेक्ट को यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर नई चीज़ ही सीखी जाए, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे भी काम हमारा चल सकता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। लर्निंग जो एनवायरनमेंट है उसके एक्सप्लोरेशन की, पर्यावरण की खोज जो है लर्निंग के अंदर वो शामिल होती है। तो इसमें ये क्या कहता है, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, फाइंडिंग आउट आंसर्स, बीइंग imaginative and showing excitement, the child acquires the skill for coping with the world and modifying it. प्रश्न पूछने, जवाब खोजने, कल्पनाशील होने और उत्तेजना दिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे जो है वो दुनिया के साथ मुकाबला करने और इसे संशोधित करने के लिए कौशलता को प्राप्त करते हैं। यानी उन्हें एक्सप्लोर करने देना चाहिए। नेक्स्ट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग टेक्स प्लेस इन होल नॉट पार्ट्स। जो ह्यूमन एक्सपीरियंस या लर्निंग है वो पूरी की पूरी एक बार में ही होती है, टुकड़ों में वो नहीं होती है। प्रॉब्लम्स इन लाइफ कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन सीक्वेंस और पार्ट्स विच हैव लिटिल और नो रिलेशनशिप विद वन अनदर। एक प्रॉब्लम का दूसरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टुकड़ों में नहीं किया जा सकता या बिट बाय बिट करके नहीं किया जा सकता, ना ही सीक्वेंस से किया जा सकता है क्रम वाइज। उसका क्या करना होता है कि वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व की जाती है। फॉर इंस्टेंस, इफ ए चाइल्ड हैज़ टू मेमोराइज ए पोम, ही शुड बी टॉट हाउ टू गेट अबाउट इट। अगर किसी बच्चे को कोई पोम जो है वो मेमोराइज करनी है तो उसे ये सिखाया जाना चाहिए कि वो इसको कैसे कर सकता है। द मेमोराइजेशन ऑफ ए क्वार्टर वुड नॉट बी ए सुटेबल फॉर द रेस्ट। उसका एक क्वार्टर जो है, क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 हिस्सा याद कर लेना, बाकी हिस्से के लिए कोई खास जो है सब्सटीट्यूट नहीं होगा। यानी ये नहीं माना जा सकता कि चलो भाई आपने पूरी पोम नहीं की, एक 1/4 हिस्सा जो है वो कर लिया है, ये इसका सब्सटीट्यूट है, यानी इसकी जगह पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं होगा। पोम तो पूरी लर्न करनी है तो पूरी ही लर्न करनी होगी, इसमें पार्ट्स या टुकड़ों में जो है वो नहीं बांटा जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो फील्ड थियरी है कोर्ट 11 की, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।